हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी ना भी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहाँ पे कोई कमी है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है या आपको अच्छी नहीं लगती है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे से उसका ध्यान रखें और उसको इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, ओम्स लॉ को। मैं इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में बात की थी कि जो करंट है वो फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है उस लेवल से जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है चार्ज उस तरफ बहता है। जैसे मैंने पानी का उदाहरण लिया था कि जो पानी है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, उस प्रकार चार्ज भी हमेशा हाई से लो की तरफ ही फ्लो करता है। अब उसमें हमने क्या लिए थे, दो बीकर लिए थे। केस एक लिया था लेकिन दो बीकर अटैच किए थे। अब इसमें दो केस लेंगे और चार बीकर लेंगे। देखिए हम लेते हैं, यहाँ पर एक ये बीकर है, इसको हम अटैच कर देते हैं एक दूसरे बीकर से। ये केस हमारा ए रहेगा, ये बी केस मानते हैं हम। अब हम इन दोनों में क्या करते हैं, जो वाटर लेवल है हम इसके अंदर यहां तक हम इसमें फिल कर देते हैं और इसके अंदर हम वाटर लेवल यहां तक फिल कर देते हैं। यानी हमने वाटर लेवल दोनों में क्या रखा है, बराबर रखा है। लेकिन जो इनके साथ में अटैच है, जो इन दोनों के साथ में अटैच है, हम उनके अंदर जो वाटर लेवल है इसमें क्या कर देते हैं, हम वाटर लेवल ज्यादा कर देते हैं और इसके अंदर वाटर लेवल क्या करेंगे, हम कम कर देते हैं। देखिए इस बीकर में पानी पूरा है, इसमें भी पूरा है, लेकिन इसके साथ में जो बीकर अटैच है उसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, लेकिन इस वाले बीकर में पानी यहां तक है। अब आप मुझे बताएं कि जो ये है, अब इसके अंदर तो डिफरेंस सिर्फ इतना है और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमारा ज्यादा है। तो अब जो ए केस रहेगा, क्या इसमें से जो पानी ट्रेवल करेगा इसके अंदर उसकी स्पीड ज्यादा होगी या जो इसमें से पानी ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो होपफुली स्पीड क्या होगी, बीकर बी में ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जो गैप है, जो दोनों बीकर के अंदर जो गैप है, जो डिफरेंस है वो ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, क्योंकि ए में जो गैप है वो कम है। ठीक है, आप अगर इससे नहीं समझ रहे तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कैंपर है जिसमें हम पानी रखते हैं, या टंकी लगा लीजिए। अगर टंकी पूरी भरी हुई है और नीचे उसके टैप लगी हुई है, तो जब हम टैप को ओपन करते हैं तो उस पानी की, जो पानी उस टैप से निकलेगा उसकी स्पीड तेज होती है। लेकिन अगर वो टंकी में पानी कम है और फिर हम उस टैप को पूरा खोल देते हैं जितना हमने पहले खोला था, तो उसकी स्पीड में काफी डिफरेंस मिलता है कि जब ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कम पानी का लेवल होगा तो उसमें कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो यही नियम आपका ओम्स लॉ के अंदर लागू होता है कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, चार्ज का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर V ज्यादा है
तो चार्ज जैसे इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो इसमें पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, तो हम इस पानी को चार्ज से लेकर चलते हैं और इस डिफरेंस को V मान लेते हैं। अगर V ज़्यादा यानी डिफरेंस ज़्यादा है तो जो करंट होगा I वो भी क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, अधिक होगा। और अगर यदि इसमें डिफरेंस कम रहेगा यानी V उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम रहेगा तो होपफुली सी बात है उसके अंदर चार्ज भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो अब इसको समझते हुए हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाई। वो क्या बनी है बच्चों, देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। यही हमारे क्या है, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी को हमने क्या करना है, आगे बात करना है कि जितना आपका V बढ़ेगा उतना ही आपका I बढ़ेगा, यानी उसमें चार्ज की जो फ्लो होगी, जो कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना उसमें पोटेंशियल कम रहेगा उतना ही उसके अंदर चार्ज का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम किसी मोटर को तेज करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हम चार्ज फ्लो करवाते हैं हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, ठीक है। अगर चार्ज हम कम देंगे तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो कई बार बल्ब कम रोशनी देता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आगे से जो है वो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, मिनटू से जो फ्लो ऑफ चार्ज आपके पास आ रहा है आगे से वो काफी कम आ रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि बल्ब काफी अच्छे से ग्लो करता है, उसकी लाइट काफी तेज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बल्ब के अंदर जो चार्ज आ रहा है उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, यानी उसका पोटेंशियल काफी हाई है। तो जहां पर पोटेंशियल हाई होगा वहां पर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसकी एक्सप्रेशन है। अब देखिए जब भी कोई इस प्रकार की टर्म आती है डायरेक्टली जिसमें ये साइन आता है तो हम वहां पर क्या लेते हैं, एक कोई भी कांस्टेंट टर्म मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कांस्टेंट टर्म लेंगे R। R होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो वर्ड है रेजिस्टेंस ये हमारा तीसरी बार आ रहा है। पहले जब हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था तब भी आया था, एमीटर हमने पढ़ा था कि ये लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर जब हमने वोल्ट मीटर पढ़ा तब भी रेजिस्टेंस का जिक्र आया था और अब भी रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जब भी ऐसा कोई कांस्टेंट का साइन आता है, डायरेक्टली का साइन आता है, तो हम वहां पर एक कांस्टेंट टर्म लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, आपका रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। देखिए सारा है ये मैथमेटिकल और हमने प्रूव करना है इसी चीज को, लेकिन अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है कि H कांस्टेंट टेम्परेचर इसने कंडीशन अप्लाई की है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ओम्स लॉ का जो वेरिएशंस है वो कम और ज्यादा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is directly proportional
to the current passing through it। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसको हम V से लिखते हैं। ठीक है, अक्रॉस द टू एंड्स, मान लीजिए हमारे पास ये वायर है और इसके दोनों एंड्स के ऊपर अगर कुछ यहाँ पे देखिए, अगर इस हिस्से से करंट आ रहा है यहाँ से, तो करंट आगे कब जाएगा, जब यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो करंट क्या होगा, आगे जाएगा। अगर यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं है, तो जैसे कि हमने वाटर का उदाहरण लेके बताया था बॉक्स का, अगर किधर कोई डिफरेंस ही नहीं है तो उसका फ्लो क्या होगा, ना तो लेफ्ट में जाएगा ना ही राइट में। तो यहाँ पे डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट पासिंग थ्रू इट, जो कि हमने अभी पढ़ा था बच्चों। देखिए हमने बताया था कि अगर V ज्यादा रहेगा तो I भी ज्यादा रहेगा, अगर V कम हो जाएगा यानी पोटेंशियल कम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी पीछे पढ़ा क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी और ये इस स्टेटमेंट या फिर हम कहें डेफिनेशन के अनुसार भी यही बनता है। अगर मैं इस साइन को हमने रिमूव किया था यहाँ से तो हमारे पास आया था V इज इक्वल टू I R। R है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अगर हम बात करें इसके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तो वो हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस। देखिए हम इसके अंदर ओम्स लॉ में जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, उधर तो हम लेते हैं करंट I और जो वर्टिकल होता है उधर हम लेते हैं हमारा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ के द्वारा ये जो डेफिनेशन बनी है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो जब दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन टू से जितनी अमाउंट में V चेंज होगा वो कम या ज्यादा, उतनी अमाउंट में I चेंज होगा कम या ज्यादा। तो V और I के बीच में, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो कि जिस प्रकार आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन, वो ही कुछ इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है कि दोनों लेफ्ट में भी और राइट में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रही है, डायरेक्टली है एक दूसरे के। जितना V चेंज होगा, अगर ज्यादा V चेंज हो रहा है किसी अमाउंट में तो उसी अमाउंट में करंट आपका चेंज हो जाएगा और इनके बीच में जो एक लाइन बनेगी वो एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, अब ये लाइन जरूरी नहीं है कि यही बने, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। लाइन ये भी हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इनके दोनों के बीच में जो लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था V यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, I करंट के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे R रेजिस्टेंस के बारे में। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस होता है यानी इसका मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी किसी का विरोध करना। अब यहाँ पर किसी से मतलब क्या होगा, किसी से मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टर में फ्लो करने से अपोज करना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है
जो क्या कर रही है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होती है, जिसे हम प्रेस बोलते हैं, उसकी वायर अलग होती है। ठीक है। कूलर है, उसकी वायर अलग होगी। ठीक है। फ्रिज है, उसकी वायर अलग होती है। यानी इनकी जो वायर होती है वो थोड़ी हैवी होती है अदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उनके कंपैरिजन में। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो डिवाइस मैंने आपको नाम बताया, जो एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, कूलर है, ये डिवाइस लार्ज अमाउंट में करंट को ड्रॉ करते हैं, यानी ज़्यादा करंट इनको ज़रूरत होता है। और ज़्यादा करंट के लिए इनको सप्लाई क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा सप्लाई किस में से आएगी, जो वायर हैवी होगी। इसलिए जो रेजिस्टेंस होगा उस हैवी वायर का क्या होगा, कम होगा। अगर हम कूलर के साथ में, एसी के साथ में पतली जो वायर है अगर वो अटैच कर देंगे तो वो वायर काम नहीं देगी, वो मेल्ट हो जाएगी और हमारे जो एप्लायंस है वो जल सकते हैं। ठीक है। इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है, क्योंकि ये जो हमारा चार्ज है यानी जो करंट है उसके फ्लो को क्या करता है, रोक देता है। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अभी पीछे हमारा आया था ओम। ठीक है। ओम, ओम इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है। देखिए ये जो नाम है ओम, ये कोई जो हमारा हिंदी में है ये इस प्रकार का ओम नहीं है। ठीक है। ये हमारा ओम है जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार बनता है। अब ये जो आया था ये था हमारा जो जर्मन का जो फिजिक्स थे। ठीक है। देखो बच्चों, साइंटिस्ट होते हैं जो भौतिकी के क्षेत्र में थे उनको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है। उनका नाम था आपका जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। इन्हीं के नाम पर इसकी जो यूनिट ली गई है वो ओम ली गई है। ठीक है। ये ऐसा यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपकी, ओम है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का रहेगा। मैं फिर से बना देता हूं सिंबल, देखिएगा ये इसका सिंबल रहेगा। अब देखिए करंट तो हम, ये हमारी इक्वेशन है ओम्स लॉ की। अब यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो R निकालने के लिए जो हमारी टर्म बनेगी वो बनेगी R इज इक्वल टू वी अपॉन में I। ठीक है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्म को आगे अदा कर रहा है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे रियोस्टेट के बारे में। ठीक है। रियोस्टेट। ठीक है बच्चों, रियोस्टेट एक डिवाइस होता है। ठीक है। जो करंट को स्टेबल बनाए रखता है रेजिस्टेंस को वैरी करते हुए, यानी करंट के अमाउंट को कंट्रोल करता रहता है और रेजिस्टेंस को क्या करता रहता है, वैरी करता रहता है। ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यूज्ड टू कंट्रोल द करंट बाय varying VAR varying the रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करता रहता है और फिर भी करंट की जो अमाउंट है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये एक डिवाइस है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज रियोस्टेट, तो हमें बताना होगा कि रियोस्टेट क्या है। तो ये क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए और रेजिस्टेंस उसमें वेरीज होता रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई भी वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है। ठीक है, तो चलिए पहली हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, कहता है कि रेजिस्टेंस इज directly proportional resistance is directly proportional to the length of wire। मतलब कि जितनी बड़ी वायर होगी, जितनी लंबी वायर होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे इसको कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। सेकंड क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of cross section of wire। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका उल्टा क्या होगा कि उसका एरिया ज्यादा है। सॉरी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका एरिया कम है। ठीक है, यानी दोनों उल्टे हैं। देखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकल देखिए कि R इज इनवर्स किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब ये जो आपका पोर्शन है, ये यानी ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यानी इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, ये जो जैसा मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि जो कूलर की वायर है, एसी की वायर है, वो आम जो हमारी वायर्स होती हैं उनके मुकाबले में थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है क्योंकि अगर उनका एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वायर मेल्ट हो जाएगी। इसलिए अगर उन एप्लियंस के साथ में जैसे एसी है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, फ्रीज है, अगर इनके साथ में हमने कम जिसका एरिया है यानी जिसकी थिकनेस कंडक्टर के वायर की कम है, अगर हम वो अटैच करेंगे तो वो वायर मेल्ट हो जाएगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि R इज इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बन गई आपकी 2। ठीक है, अब इसका तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल। क्यों, किस मटेरियल की बनी हुई है, वो सिल्वर वायर है, वो आयरन है, वो एल्यूमिनियम है, वो क्या है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका नेचर ऑफ मटेरियल, यानी किस पदार्थ की वो बनी है। और जो फोर्थ पॉइंट है जिसका खास फर्क उस पर पड़ सकता है वो आपका टेम्परेचर। अब देखिए नेचर ऑफ मटेरियल क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे, यानी जब व्हेन इक्वेशन
1 and 2 कंबाइन, जब हम इन दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, वो आएगी हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए मैंने बताया था जब भी कोई इस प्रकार का डायरेक्टली का या इनवर्सली का साइन आए तो हम वहां पर कोई कांस्टेंट प्रॉपर्टीज लेकर चलते हैं। तो जब हम इसके साइन को यहां से रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे R रो L अपॉन में A। देखिए ये जो साइन है ये कहलाता आपका रोहो, RHO, इसे बोलते हैं रोहो। ये जो साइन है ये होता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है, मैं लिख देता हूं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस था आपका प्रतिरोध और इसकी ये क्या है रेजिस्टिविटी। अब ये मैंने जो आपको तीसरा पॉइंट बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल क्यों हमने इसमें ऐड किया था, क्योंकि जो प्रत्येक मटेरियल्स होगा, मान लीजिए सिल्वर है, उसके अंदर करंट काफी अच्छे से पास होगा। आपको पता होगा सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है, ठीक है। अगर हम गोल्ड का जिक्र करें तो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन गोल्ड का यूज हम वायर्स बनाने में बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट कंडक्टर माना गया है वो सिल्वर को माना गया है बच्चों, ठीक है। अब ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी, इसे बोलते हैं रोहो। मैं इसका सिंबल और बना देता हूं इस प्रकार से, P बनाकर थोड़ा सा इस प्रकार हम कर देंगे, ये आपका है रोहो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध, यानी किसी चीज का विरोध हो रहा है। और रेजिस्टिविटी होगा आपका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अब बच्चों हम इन दोनों पॉइंट को अच्छे समझते हैं। देखिएगा, कंसिडर करके चलिए कि प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर किसी चीज को पुश करने की पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। वो कम या ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो प्रत्येक कंडक्टर है, वो चाहे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर करंट के पास होने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो मेटल है तो करंट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। बट कौन किस अमाउंट में कितना पास करंट करेगा वो कहलाएगी उसकी रेजिस्टिविटी। यानी प्रत्येक, जिस प्रकार प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में फोर्स है, किसी में पुल और पुश करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन उनमें सभी में फोर्स तो है ना। तो वो जो उनकी कैपेबिलिटी है किसी चीज को पुश और पुल करने की, वो सभी में बराबर नहीं है। उसी प्रकार जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो सभी मटेरियल्स की अलग अलग होती है, वो फिक्स होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है किस मेटल की कितनी होती है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ठीक है। हम इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंडक्टर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो वो हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी। अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अब हमारे पास आया ये R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। अब हमने रोहो की SI यूनिट निकाली है, ठीक है, इसकी हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, रो निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा RA अपॉन में L, ठीक है, इज इक्वल टू
रो। ठीक है, अब देखिए इनकी तो हम वैल्यू जानते हैं। आर होता आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट मैंने बताई थी अभी क्या होती है। तो आर की होती है हमारी ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। देखिए मैंने सभी एसआई यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट है और जो इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है एसआई यूनिट्स, उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मीटर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपकी बच गई है ओम मीटर। तो जो रजिस्टिविटी है उसकी जो ऐसा यूनिट बनी है वो आपकी बनी है ओम मीटर। ठीक है बच्चों, आपको मैं रजिस्टिविटी की डेफिनेशन और लिखवा देता हूं। आप लिखेंगे रजिस्टिविटी कि इट इज द fundamental property of a material that oppose the flow of current। यानी वो किसी भी मटेरियल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो उसके अंदर से करंट के फ्लो को क्या करे, रोके। तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, इसको हम डिनोट करेंगे रो से, इसकी ऐसा यूनिट होगी आपकी ओम मीटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस मटेरियल्स की, चाहे वो मेटल है या वो इंसुलेटर है। देखिए इंसुलेटर वो होते हैं जो आपका करंट के फ्लो को रोके, जिसे आप नॉन मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ये जो मटेरियल्स होते हैं, वो कंडक्टिंग यानी जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं होता उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जो करंट पास करे लेकिन कम मात्रा में करे उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जो 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर है वो आपके होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी गुड मेटल्स हैं वो सभी की सभी गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में जो छोटी क्लासेस जो हैं उसमें सभी पढ़ते हैं कि जो आपका प्लास्टिक है, रबर है, वुड है, इनके अंदर से करंट और हीट पास नहीं होती है, इसलिए ये आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं और इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस मेटल की क्या रेजिस्टिविटी है। देखिए हम रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि इट इज कांस्टेंट, जो रेजिस्टिविटी होती है वो कांस्टेंट होती है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपकी रेजिस्टिविटी रहेगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी, फिक्स रहेगी। इसका एरिया और लेंथ से मतलब कोई भी लेना देना नहीं होता। ये प्रत्येक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। जिस प्रकार एग्जांपल के लिए सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखिए पावर जो है वो -8 है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो उस कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो इजीली पास हो जाएगा। सेकंड देखिए कि रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, किसकी बात कर रहा है, मेटल और एलॉयज। ठीक है, तो एलॉयज किसे कहते हैं, एलॉयज देखिए एलॉयज मिक्सर हो सकता है, क्या है मिक्सर, किसका, 2 या 2 से अधिक मेटल, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हम किसी मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिलाते हैं, मिक्स कराते हैं,
तो भी वो एलॉयज बन जाता है, या फिर हम मेटल और मेटल को आपस में मतलब मिक्स करते हैं तो भी एक एलॉयज बन जाता है। बात करें कि फिर एलॉयज बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो किसी भी मटेरियल्स की मतलब जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए या उसको एक प्री डिफाइन लेवल तक या प्री डिफाइन उसकी हम स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम एलॉयज का यूज करते हैं, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे कि वो हम हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम उसके हिसाब से काम ले सकें। इज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। देखिए इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब ये होगा कि इनके अंदर से जो करंट होगा वो आसानी से पास हो जाएगा। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, इन्हें आप इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें से करंट और हीट पास नहीं होती है, तो उनकी जो रेंज है वो होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। अब देखिए इनकी पावर प्लस में है, इसका मतलब इनकी वैल्यू काफी हाई है, इसलिए इनमें से करंट पास नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। देखिए सिल्वर की भी रेजिस्टिविटी लो है, कॉपर और एल्यूमिनियम इनकी रेजिस्टिविटी भी लो है, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। मीन्स हमने जो तार देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो खंभों पे लगी होती है, वो मेनली हमारी कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी होती है, ठीक है। हमारी जो मोटर्स भी होती है वो भी कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर से बनी होती है, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी कम होती है और करंट आसानी से पास हो जाता है। एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग, एलॉयज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए, क्योंकि एलॉयज जो है क्या करते हैं, जैसे कि हम बात करें हीटर की, तो हीटर के अंदर जो वायर होती है वो क्या होती है, हमारे एलॉयज की होती है, ठीक है। अब उसकी जो वायर होती है उसका लगभग जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका लगभग 3880 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना। तो टेम्परेचर काफी हाई हो गया, उस टेम्परेचर में भी वो मेल्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई एंड दे डू नॉट बर्न इजिली, इसलिए हीटर जो है वो ग्लो करता है, वो आपको चसता हुआ दिखाई देता है, ठीक, ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो भी उसके अंदर करंट जा रहा है वो आगे नहीं फ्लो कर पा रहा है, और रेजिस्टिविटी की वजह से वो क्या करेगा, आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, आपको हीट के तौर पर वो एनर्जी देगा जो उसको पीछे से सप्लाई आ रही है। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज रेजिस्टिविटी की। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस हम सीरीज में करें तो कैसे होगा, रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कराएं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। लेकिन उनको कराने से पहले हम बात करेंगे रेजिस्टर की, क्योंकि जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उनको ही हम बोलेंगे रेजिस्टर, ठीक है। तो उससे पहले हम करते हैं रेजिस्टर के बारे में। देखिए रजिस्टर किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल हो जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए, हम उसे कहेंगे रजिस्टर। जैसे हमारा फैन, टीवी, बल्ब, ठीक है, ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इनके अंदर से करंट पास हो जाता है, ठीक है। हम रजिस्टर उन्हें बोलते हैं जिनका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो भी कोई भी कंपोनेंट है, डिवाइस है, वो रजिस्टर कहलाएंगे। इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करेगा, उसको लिमिट करेगा। एग्जांपल देखिएगा, फैन, बल्ब, टीवी, ये सभी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है और इनका अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये बात है कि रजिस्टर की। अब हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, एक होता है आपका सीरीज में और दूसरा होता है आपका पैरेलल में, ठीक है।
तो अब हम इन दोनों ही पॉइंटों को वन बाय वन पढ़ेंगे। अब अगला हम टॉपिक लेके आएंगे, वो है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं आपके रेजिस्टेंस इन सीरीज की। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हमने ओम्स लॉ में किया था रिलेशन, वो था आपका V = IR। हम इस रिलेशन का इसके अंदर प्रयोग करेंगे। तो हम कोई भी 2 या 3 रेजिस्टर ले लेते हैं जिनकी सहायता से हम बताएंगे कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके साथ में हम एक एमीटर लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारी बैटरी हो गई, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम की। ये हमारी बैटरी, ये जो बड़े वाला डंडा होता है ये पॉजिटिव होता है और ये छोटे वाला नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड रहेगी एमीटर की, ये नेगेटिव साइड। अब इसे हम नाम देते हैं R1, R2, R3, ठीक है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा कि हमने कोई भी 3 रजिस्टर लिए हैं। अब यहाँ पे 3 ही क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपका फैन हो सकता है, यहाँ पे आपका टीवी हो सकता है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो हम उनका रेजिस्टर निकालेंगे, उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जब भी रजिस्टर को हम प्लस माइनस की तरह जोड़ेंगे तब हम उन्हें बोलेंगे कि वो जो रजिस्टर है वो सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। अब ये हमारा एमीटर है जो करंट की जो लिमिट है उसके बारे में हमें बताता रहेगा। अब जो फैन, टीवी और बल्ब हमने 3 रजिस्टर के तौर पे लिए हैं, तो तीनों ही इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है और इनकी जो वोल्टेज रहेगी वो सभी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। क्योंकि फैन की वोल्टेज अलग होती है, टीवी की वोल्टेज अलग होती है और बल्ब की वोल्टेज अलग होती है। देखिए एक 10 वाट का बल्ब भी है, ठीक है, 100 वाट का भी है, यानी वोल्टेज का उनमें फर्क रहता है। तो वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज निकालने के लिए हम इनके साथ में वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है तो हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, और अगर हमें करंट को फाइंड आउट करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी वोल्टेज क्या होगी उसे हम नाम दे देंगे V1। सेकंड वाले की अगर निकालनी हो तो हम इसके साथ में भी क्या अटैच कर देंगे, वोल्ट मीटर यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसकी वोल्टेज हो जाएगी आपकी V2। ऐसे ही तीसरे वाले की, इसकी वोल्टेज हो जाएगी आपकी V3, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना है इसको, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस का जो सारा फंडा है वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका आया था ओम्स लॉ से, ठीक है, V = IR। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। अब सारे के सारे सीरीज में हैं तो हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरीज में तो हम सभी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन सीरीज के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको मैं पहले बता देता हूँ इसको सोल्व करवाने से पहले। वो देखिए क्या क्या होगी। पहली इसकी प्रॉपर्टीज है कि जो करंट होगा जिसे हम I से लिखते हैं वो सेम रहेगा, इज सेम थ्रू ऑल दी रजिस्टर्स। अब इन सभी रजिस्टर में जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चाहे वो कम वोल्टेज का है, ज्यादा वोल्टेज का है, करंट की मात्रा उसमें क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। सेकंड चीज है जो वोल्टेज होगी वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी।
वोल्टेज क्या रहेगी इसमें, सभी में डिफरेंस रहेगी। अगर हमने इसमें टोटल वोल्टेज निकालनी है, टोटल वोल्टेज निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हम इन सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, तो V जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, इनके सभी के सम के बराबर रहेगा। ठीक है, V1 V2 V3। आप यहाँ पे जितने भी रेजिस्टर्स लेंगे तो आगे वो ऐड होते जाएंगे। 4 लेंगे तो यहाँ पे V4 हो जाएगा, 5 लेंगे तो V5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये हमेशा सीरीज में जुड़ेंगे तो इसका ये प्लस है, ये माइनस एंड होगा, फिर अगले वाले रजिस्टर का ये प्लस होगा, ये माइनस। यानी जैसे बैटरी जुड़ती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही रजिस्टर जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि हम या जो रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम V1 निकालेंगे, V1। देखिए बच्चों, ये जो पॉजिटिव साइड है, करंट हमेशा पॉजिटिव की साइड से फ्लो होता है। ठीक है, आप ऐसे एरो इंडिकेट कर सकते हैं, ये शो करेगा आपका फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये शो करेगा आपका फ्लो ऑफ करंट। ये हमेशा पॉजिटिव साइड से जाता है और नेगेटिव पे एंटर करता है। ठीक है, तो V1 हम कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये होगा आपका I R1, क्योंकि करंट जो है सभी में क्या है, सेम है। जो करंट हमारा R1 में है वही R2 में है, वही हमारा R3 में है, क्योंकि तीनों क्या है, ये सीरीज के अंदर एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा IR2। ऐसे हम V3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा IR3। अब जैसे मैंने अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई कि जो वोल्टेज निकाले हैं तो क्या होगा उसका फार्मूला, वो रहेगा V इज इक्वल टू V1 V2 V3। यानी इन सभी का जो होगा वो अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है, तो हम इनके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए V किसके बराबर होता है आपका IR की, तो IR बराबर V1 IR1 V2 IR2 V3 IR3। अब देखिएगा इन सभी में कॉमन क्या है, I इनमें कॉमन है। ठीक है, तो IR I को हम कॉमन लेते हैं, R1 R2 R3। अब देखिए हम यहाँ से I को इस I से कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास बचेगा क्या, R इज इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगर S लगा देंगे, याद के लिए S को होता है सीरीज, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका फार्मूला है निकालने का, अगर फार्मूला आ जाए, वैसे हरियाणा बोर्ड में आ जाता है ऑप्शन में कि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज किस प्रकार निकालते हैं, तो हम निकालते हैं इस प्रकार से, आप याद रखें। ठीक है, इसकी ऐसे यूनिट मैंने बताई थी, वो थी आपकी ओम। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि सीरीज के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं, या हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे शादी के अंदर जो साथ में हम जो बल्ब की एक लड़ी सी लगाते हैं, तो सभी क्या होते हैं, सीरीज के अंदर होते हैं। कि अगर हमने उनको स्विच ऑफ करना है तो हम एक ही उनकी की रखेंगे तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अगर हम उसको ऑन करेंगे तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो उसी प्रकार एक ही बटन से सभी क्या हो सकते हैं, ऑन और ऑफ हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा,
जो हम दीपावली पे जो हम लड़ी लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार मॉनिटरिंग होती है। उनका स्विच एक ही होता है। अगर मान लीजिए उनमें एक बल्ब बीच में कोई खराब हो गया सीरीज के अंदर, तो आगे जो करंट होता है वो क्या होता है, रुक जाता है, जिससे आगे की लड़ी होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। इसलिए इसका बेनिफिट भी है थोड़ा, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं। हम जो घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन करते हैं, सर्किट जो हम लगाते हैं, वो हम लगाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में लगाने का ये बेनिफिट है, मान लीजिए हमारी एक बिल्डिंग है और हमने उसके अंदर अलग अलग कमरे बना रखे हैं, तो उनकी हम मॉनिटरिंग एक ही बटन से नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने एक कमरे का बल्ब ऑन करना है, एक का नहीं करना, एक में हमने टीवी चलाना है, तो अगर हम एक से करेंगे तो जो सारे एप्लायंस उससे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे एक ही समय पर ऑन होंगे, तो ये उसका नुकसान रहेगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए करंट कम या ज़्यादा आ गया तो जो सारे के सारे एप्लायंस है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो सकते हैं। इसलिए घरों में पैरेलल में लगाने से ये हो जाएगा कि अगर आपने फैन चलाना है तो आप फैन वाले बटन को ही ऑन करेंगे, ठीक है, सबके अपने अपने स्विच हो जाएंगे। फिर टीवी चलाना तो टीवी का स्विच अलग रहेगा, ठीक है, यानी आप कोई भी अप्लायंस चलाना चाहेंगे तो आप उसका स्विच अलग अलग लगा सकते हैं। ये पैरेलल के बेनिफिट हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। अब हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रजिस्टर इन पैरेलल। हमने अभी किया सीरीज में, ठीक है, उसमें हमने यूज किया था ओम्स लॉ का, V = IR। हम इसके अंदर भी उसी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हम कोई भी 3 रजिस्टर ले रहे हैं इसमें भी, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो मैं बना रहा हूं ये साइन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसके साथ में भी हम क्या लगा देते हैं कि एमीटर अटैच कर देते हैं, बैटरी, एक स्विच, ठीक है। ये हो गया हमारा की, ये बैटरी, ये हमारा एमीटर हो गया, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये करंट। अब उसमें क्या थे, तीनों रजिस्टर सीरीज में थे, इसमें क्या है, पैरेलल है। इसे हम नाम देंगे R1, ये R2, ये R3, ठीक है। अब देखिए यहां से जो करंट जाएगा वो इस पॉइंट तक क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A, और यहाँ पे वो करंट आकर मीट करेगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम B। इसकी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। जो हमने सीरीज में की थी उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे रहेगा। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, लेकिन इसमें क्या रहेगी, आपकी वोल्टेज सेम रहेगी। वोल्टेज विल बी सेम, ठीक है, क्योंकि यहां तक करंट क्या जा रहा है, सभी में सेम जा रहा है। अब इधर जो करंट जाएगा वो आपका अलग रहेगा, उसे हमने नाम दे दिया I1। अब इसमें जो करंट जाएगा सेकंड वाले में, ये अलग जाएगा, वो हो गया आपका I2, और इसमें जो आएगा वो हो गया आपका I3। सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज अलग थी। इसमें क्या है, करंट डिफरेंट है, वोल्टेज क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी, ठीक है। इसमें वोल्टेज क्या रहेगी, सभी की सेम रहेगी, ठीक है। करंट इज डिफरेंट। अगर हमने निकालना हो टोटल करंट,
तो उसके लिए जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी आपकी I इज इक्वल टू I1 I2 I3, क्योंकि ये जो I है टोटल करंट है ये यहाँ तक तो सेम जाएगा, I बन के जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में ये मान लीजिए आपका किसी ये कोई और एप्लियंस है जिसको कुछ अलग अमाउंट में करंट चाहिए, क्योंकि जो सभी एप्लियंस होते हैं उनकी करंट को लेने की जो कैपेसिटी होती है सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो टोटल करंट रहेगा वो I1 I2 I3 के अलजेब्रिक सम के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से। अब हम इसको बताएंगे कि हम ये जो रजिस्टर है पैरेलल में लगा रहे हैं तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखिएगा। तो देखिए अब इसमें डिफरेंट क्या है, करंट है, तो हम करंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी बताया आइडेंटिटी क्या रहेगी आपकी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, ठीक है। अब ये V इज इक्वल टू IR है, यहाँ से अगर हमने I निकालना हो तो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी R इसके अपॉन में चल जाएगा, ये बन जाएगा आपका V अपॉन R, ठीक है। तो अब हमने I1 निकालना है, तो I1 निकालना है तो V इसमें सेम है, तो I1 निकालेंगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा आपका I1 के लिए, ये बन जाएगा आपका V अपॉन में R1। I2 के लिए V अपॉन R2, I3 के लिए V अपॉन R3, ये बन गया आपका। अब ये जो I1 I2 I3 की वैल्यूज है हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की है V अपॉन R2, I3 की है V अपॉन R3। अब I को हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन R, तो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब देखिए V जो है इनमें सभी में क्या है कॉमन है, तो हम क्या लेंगे यहाँ से V अपॉन R, तो V को हम कॉमन लेंगे, ये बनेगा हमारा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में V और राइट में भी, तो ये हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट, ठीक है। ये बचेगा आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो अगर हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा फार्मूला बन गया या आइडेंटिटी बन गई, वो है आपकी 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी इनका जो है रेसिप्रोकल जो हम सम करेंगे वो इसके टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा सीरीज में क्या था, आपके सभी एक में लगे हुए थे, लेकिन इसमें क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो इनमें जो करंट रहेगा सभी में अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो मैंने पहले बता दिया जैसा कि पैरेलल के कुछ एडवांटेज है, यानी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर की उसमें कुछ हमें फायदे हैं सीरीज की बजाय। देखिए सीरीज में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक एप्लियंस खराब हो गया या बल्ब की जो लड़ी है उसमें आपका अगर एक रजिस्टर खराब हो गया तो आगे का जो सर्किट हो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी वो खराब हो जाएगा, तो आगे वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। अब सीरीज में तो कुछ इस प्रकार था, अब ये हमारा R1 था, ये R2 और ये R3। अब इसमें क्या अगर हमारा R2 खराब हो गया मान लीजिएगा, तो ये पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसे क्या है डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे R1 खराब है तो क्या होगा, करंट यहाँ से चल जाएगा, R2 से चल जाएगा, R3 से चल जाएगा। जैसे आप घरों में देखते हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर एक एलईडी खराब हो गई तो क्या बाकी कमरों की लाइट नहीं ऑन होती, क्या होती है ना, बाकी एप्लियंस काम करते हैं ना,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज हैं, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मान लो अगर एक एप्लायंस खराब हो गया तो बाकी सारे एप्लायंस काम करना बंद कर दें, लेकिन सीरीज में ऐसा होगा, अगर आपका एक एप्लायंस खराब हो गया तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो सकते हैं या फिर आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं जो पैरेलल के ज्यादा है इन कंपैरिजन सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब देखो एक चीज और रह गई थी, वो क्या कि जो पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा कम आया, क्योंकि सीरीज में हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास रेजिस्टर हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इनकी सभी की वैल्यूज है 2, 3, 4, तो सीरीज में तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, इसको हम क्या करेंगे 1/2, 1/3, 1/4, तो एलसीएम हम 12 लेकर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कम आएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 3 12 और 3 10 13/12। इसमें जो रेजिस्टेंस आया वो आपका आया 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 9 ओम। तो ये भी हमारा बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब हम